क्या सच में हमारी पूरी दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है? आज तुम जहां भी देखो, इंटरनेट पर, वीडियोस में, लोगों के बोलने में, हर तरफ एक ही बात घूम रही है। सब कह रहे हैं कि हम सब खत्म होने वाले हैं। पृथ्वी अपने आखिरी दिन गिन रही है। कोई कहता है उस किताब में लिखा है, कोई बोलता है इस ग्रंथ में सब लिखा मिलता है, और कहीं तो ये तक कहा जा रहा है कि बड़े बड़े डिजास्टर आएंगे और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही बचेंगे, बाकी सब पृथ्वी पर मिट जाएंगे। पर सवाल यह है, क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्या ये सब सच है या सिर्फ एक झूठ, या फिर सच्चाई कुछ और ही है जो अभी तक किसी ने खुलकर नहीं बताई? चलो आज इस रहस्य को डिकोड करते हैं, पर यह समझने के लिए तुम्हें पहले ज्ञान का नजरिया समझना होगा। जब तुम अनंत ज्ञान के टुकड़ों को जोड़ोगे, तब तुम्हें एक छोटा सा ज्ञान समझ आएगा जो आज इस किताब में लिखा है। यहां हम ऐसी ही बात करते हैं, ज्ञान की और विज्ञान की। यह है कल्प एक्स, कल्पना से कल तक। देखो, आज से पहले मैंने यह बात अपनी किसी किताब में कभी नहीं कही, पर आज बोल रहा हूं। पहली बात, ज्ञान अनंत है, और जरूरी नहीं कि मेरी बातों की गहराई मैं किसी एआई को समझा पाऊं और वह उसी हिसाब से इमेज बनाकर दे दे जो मैं वीडियो के लिए चाह रहा हूं। तो हो सकता है मेरी वीडियो की इमेज उतनी जुड़ नहीं पाई जितनी गहराई मेरी बातों और मेरे शब्दों में है। दूसरी और अंतिम बात, हम जीवन भर दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे हमारा दृष्टिकोण होता है। ये एक सच्चाई है जो सब पर लागू होती है। तो हो सकता है कि तुम्हें मेरी कुछ बातें समझने में समय से बियॉन्ड लगे, पर इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, और जितना मुझे पता है मैं उतना अभी नहीं बता सकता, क्योंकि समय नहीं आया है कुछ बातों की सच्चाई सबके सामने रखने का। धीरे धीरे तुम्हें सब स्पष्ट होने लगेगा इस चैनल पर। तुम सब मेरे अपने हो। बस इतना याद रखना, हर चीज अपने भाग्य और समय का इंतजार कर रही होती है। चलो शुरू करते हैं। जब बड़ी गियर घूमती है तो उतनी ही बड़ी पावर जनरेट होती है। बिल्कुल वैसे ही ये सोलर सिस्टम भी एक प्रिसाइज क्लॉक की तरह चल रहा है। इस ज्ञान को मैंने तुम्हें अपनी पुरानी किताबों में भी बताया है। अब एक गियर पर ध्यान देते हैं। सोचो, इस कॉस्मिक क्लॉक में जब तक सैटर्न अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, पृथ्वी पर लगभग 30 साल बीत चुके होते हैं। अब तुम्हें यह क्लॉक और इसकी गियर्स और भी क्लियरली समझ आने लगे होंगे। और जितना बड़ा गियर उतना ही ज्यादा वक्त लगता है, और जितना स्लो ये गियर घूमता है उतना ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है पृथ्वी पर। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो ज्ञान है। पर तुम्हें साइंस समझ आती है ना? तो फिजिक्स के अनुसार ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इन्फिनिटी होता है किसी भी चीज का इस ब्रह्मांड में, यानी ग्रेविटी की कोई डिस्टेंस लिमिटेशन नहीं होती। यहां तक कि अभी भी ये वीडियो देखते टाइम तुम्हें ब्रह्मांड की हर ग्रेविटी टच कर रही है। हर टाइम वो तुम्हें इन्फ्लुएंस करती है। और ये बात इसलिए भी बोली है क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं दुनिया खत्म हो जाएगी, उसमें प्लैनेटरी मूवमेंट को भी रीजन बताया है। तो आज हम इसको भी डिकोड करने वाले हैं। और अभी इस गियर वाले कॉस्मिक क्लॉक का ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ज्ञान अनंत है, हमेशा था, है और हमेशा रहेगा। और जितना तुम्हें यह समझ आएगा उतना ही तुम छोटा पर पावरफुल महसूस करोगे। अब सोचो, इस घड़ी में गियर्स तो हैं ही, और साथ ही इस घड़ी में नीडल्स भी हैं, जैसे प्लैनेट्स, सैटर्न और बाकी सब। पर इसका वक्त कहाँ है? यानी अगर ये चल रही है तो क्लॉक की नीडल किस पॉइंट पर है, ये कैसे पता चलेगा? ये क्लॉक अभी अधूरी है क्या? या फिर हमारे पास अभी उसको देखने का ज्ञान नहीं है, नजरिया नहीं है? अभी जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं दुनिया खत्म हो जाएगी, वो भी तो दुनिया को अपना नजरिया ही दिखा रहे हैं कि हाँ, ऐसा होने वाला है। और ध्यान देना, मैंने अभी ये नहीं कहा कि ये नजरिया सही है या गलत। अभी तो ये किताब सिर्फ शुरू हुई है। हम सब आज बेहरमुखी हो चुके हैं दुनिया में, दुनिया के अंदर ही फंस गए हैं। पर आज तुम्हें अंतर्मुखी होना पड़ेगा इस किताब में, चीजों को समझने के लिए, वरना याद है ना, खत्म हो जाओगे। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही बचेंगे। बचना चाहते हो या नहीं? हर एक चीज अपने सही समय पर ही होती है, और यह समय बिल्कुल सही है ये ज्ञान को गहराई से समझने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे इस किताब के सफर में।
और भविष्यवाणी करने वालों की बातों को हम लॉजिकली और इमोशनली भी डिकोड करेंगे। लॉजिकली में ये ब्रह्मांड काम कैसे करता है, और इमोशनल साइड, जैसे लोग बोलते हैं पाप बढ़ गया है पृथ्वी पर, इसलिए दुनिया खत्म हो जाएगी अब। और मैं इस किताब का फ्लो बहुत ईजी रखूंगा ताकि एक बच्चा भी समझ सके और एक बड़े व्यक्ति भी। अब ये क्लॉक, ब्रह्मांड की यह घड़ी अधूरी नहीं है। चलो सबसे पहले तुम्हें इस घड़ी के नंबर्स देखने का नजरिया देता हूं। तो ये जान लो, सही वैसे जैसे हमारी पृथ्वी की क्लॉक होती है, उसमें 3 चीजें होती हैं, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स है ना। वैसे यहां भी है। इस कॉस्मिक क्लॉक में टोटल 12 जोन्स हैं, हर एक 30 डिग्री का है। इन 12 जोन्स के अंदर 27 सब जोन्स भी होते हैं और हर सब जोन के अंदर 4 छोटे माइक्रो जोन्स होते हैं, जो टोटल मिला के 108 होते हैं। अब यहाँ हर जोन, सब जोन, माइक्रो जोन की अपनी एक अलग क्वालिटीज है। बिल्कुल वैसे ही इस क्लॉक की नीडल्स की भी अपनी एक ऊर्जा है। बेहरमुखी संसार के हिसाब से वो कुछ भी हो सकता है। तुम सुना होगा, वो प्लैनेट पत्थर से बना है, वो गैस से बना है, वो बर्फ से बना है, वो ठंडा है, वो प्लैनेट गर्म है। ऐसे ही उनकी ऊर्जा अलग अलग होती है। पर अभी हम बेहरमुखी नहीं बल्कि अंतर्मुखी की यात्रा पर हैं, और धीरे धीरे तुम्हें इसका मतलब और गहराई से समझ आएगा। हाँ, तो हर एक नीडल अपनी ऊर्जा के साथ जोन की क्वालिटीज के हिसाब से असर देती है। पर सवाल यह है, असर देती है पर किसको? चलो पहले इस क्लॉक को और गहराई से समझते हैं। ये 12 जोन्स बस यूं ही नहीं बनाए गए, ये मिलकर पूरे 360 डिग्री का एक चक्रा बनाते हैं। और कोई भी क्लॉक हो, वो टोटल कितना घूम सकती है कि वो फिर से एक नई शुरुआत ना कर ले। 360 डिग्री ही तो एक पूरा सर्कल होता है, तो ये ब्रह्मांड की क्लॉक भी सर्कल ही है। तो अब जो जितना दूर का गियर होगा वो उतना ही ज्यादा टाइम लेगा एक एक माइक्रो जोन, सब जोन या जोन को क्रॉस करने में। जो गियर जितना बड़ा होगा वो उतना ही स्लो चलेगा अपनी ऑर्बिट में। और जब एक सब जोन कवर होता है तो छोटे बदलाव आते हैं, क्योंकि वो अभी भी एक जोन के अंदर ही होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो पूरा एक जोन कंप्लीट करता है, तब उसके साथ पृथ्वी पर बड़े बदलाव होते हैं। और ये क्लॉक में सिर्फ एक ही नीडल नहीं है, इसमें बहुत सी नीडल्स हैं। प्लैनेट्स बहुत सारे हैं ना, और सब अपना अपना प्रभाव देते हैं इस पृथ्वी पर एक ही समय पर। और जैसे तुम्हें पता है, हर नीडल की स्पीड अलग होती है, इसलिए एक ही वक्त पर हर नीडल अलग अलग जोन्स में होती है। वैसे तो ये सारे प्रभाव तुम सब पर भी पड़ते हैं, और तुम भी इस क्लॉक से एंटेंगल हो। कैसे? तुम्हें यह भी मैं बताऊंगा जब उसका सही समय आएगा इस क्लॉक में। पर इस किताब में तुम्हें आज उसका हिंट जरूर मिल जाएगा। अभी के लिए हम इसका प्रभाव पृथ्वी पर देखेंगे। तुमने देखा होगा, आजकल इंटरनेट पर बहुत लोग कह रहे हैं दुनिया खत्म होने वाली है, इस किताब में ऐसा लिखा है, उस किताब में वैसा लिखा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर। कुछ कहते हैं सिर्फ चुनिंदा लोग बचेंगे और बाकी सब मर जाएंगे। हाँ, बस फर्क इतना है कि हर किसी का समय अलग है। कोई बोलता है इतने साल में खत्म हो जाएगी, कोई बोलता है उस साल में अंत हो जाएगा। तुम खुद सर्च कर लो इंटरनेट की लाइब्रेरी में, पर एक बात सबकी सेम ही है, पृथ्वी का दी एंड। क्या सच में पृथ्वी की समय रेखा पर कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है इस ब्रह्मांड की क्लॉक से? और मैं खुद तुम्हें अपने इस चैनल में बता रहा हूं, पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी बदलने वाली है। तुम इस चैनल की हर एक किताब में देख सकते हो आने वाले कल की एक झलक। पर कौन सा आने वाला कल, जब सब कुछ खत्म ही होने वाला है? अब या तो मेरी किताबें झूठी हैं या फिर ये बातें। इसे समझने के लिए थोड़ा और आगे चलते हैं। पर हाँ, मैंने भी बोला है पृथ्वी पर बड़े बदलाव होने वाले हैं, पर सब खत्म हो जाएगा। इन दोनों बातों में फर्क है। मैंने तुम्हें अपनी बाकी किताबों में बताया है, समय हर वक्त अपनी परफेक्ट धारा में चल रहा होता है। बस हो सकता है हमें ही वो नजरिया देखना ना आता हो। जैसे पहले तुम्हें ये क्लॉक देखनी नहीं आती थी, अब उसका नजरिया मिल गया तो देख सकते हो। और हाँ, क्लॉक देखना और उसको पढ़ना या समझना, ये दोनों बातें अलग हैं। वो तुम्हें कभी किसी और किताब में बताऊंगा। तो ये ब्रह्मांड की क्लॉक, मैं बोल रहा हूं, ये अपने पिन पॉइंट परफेक्शन के साथ चलती है। पर तुम क्यों मानोगे? क्या पता ये घड़ी ठीक काम कर रही है या नहीं, या इसका सेल खत्म हो गया हो और ये गलत टाइम दिखा रही हो। ये भी तो हो सकता है। चलो इस घड़ी को अब चेक करते हैं, क्या ये सही चल रही है या नहीं।
इस पृथ्वी पर हर एक चीज अपने सही समय पर ही होती है। आज तुम्हारे पास जो भी एग्जिस्टेंस में है वो सब अपने परफेक्ट टाइम पर ही आया है। सोचो, अभी तक वो पहला विचार, वो पहला इंसान जिसके दिमाग में विचार आया होगा मोबाइल फोन का, अगर वो इवेंट हुआ ही ना होता इस समय रेखा पर, तो वो पहला विचार आया ही ना होता अभी। तो आज 2025 में समय की एग्जिस्टेंस में फोन्स होते ही ना, और एक पॉसिबिलिटी से अनेक ब्रांचेस क्रिएट होती हैं इस समय रेखा पर। फोन्स नहीं होते तो शायद इंटरनेट भी ना होता। तुम समझ रहे हो? एग्जिस्टेंस तुम्हारी अभी के समय रेखा पर बिल्कुल अलग होती। जैसे तुम पृथ्वी की अलग फ्रीक्वेंसी पर हो जो हमारी अभी की फ्रीक्वेंसी से बहुत लो है। पृथ्वी की वो एग्जिस्टेंस 2025 में ही होती, पर फ्रीक्वेंसी अलग होने से अभी 10 से 20 साल पीछे होती, और उसे अभी की फ्रीक्वेंसी टच करने में शायद 2040 तक लग जाता। अब तुम्हें एक बात बताता हूं जो तुम्हें आगे रिलेट करेगी जब यह किताब खत्म हो जाएगी। वो बात है, अगर पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी अभी हाई हो जाएगी तो समय रेखा तेज हो जाएगी, और 2030 में ही तुम इतने आधुनिक हो जाओगे जिसे शायद हमारी पृथ्वी अभी के हिसाब से 2040 में टच करेगी। यानी तुम अभी जिस भी फ्रीक्वेंसी में हो, अभी प्रेजेंट में, वहां की हर एक चीज अपने परफेक्ट टाइम पर ही है। तभी वो अभी के एग्जिस्टेंस में है, तभी तुम मेरी ये किताब सुन पा रहे हो और अभी के एग्जिस्टेंस जी रहे हो। वरना सोचो, वो लो फ्रीक्वेंसी भी समय के इसी पाथ पर चलेगी, वो भी आधुनिक होगी, पर बस वो इस किताब को 2040 में सुन रही होती, जब वहां इंटरनेट और फोन आ चुके होते। इससे तुम्हें अब एक चीज तो पता चल गई होगी कि ये ब्रह्मांड की क्लॉक बिल्कुल सही चल रही है, इसका टाइम बिल्कुल सही है, और कोई सेल खत्म नहीं हुआ इस क्लॉक का। हर एक चीज अपने परफेक्ट जगह पर है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से है, तभी वो अभी की रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। वरना सोचो, रियलिटी कुछ और होती अगर एक भी ऑर्डर गलत होता। पर क्या फायदा मेरी ये सब बातें करने का जब सब कुछ खत्म ही हो जाएगा पृथ्वी पर। तो मैं क्या आने वाले कल दिखा रहा हूं? क्वांटम कंप्यूटर, एआई वगैरह। क्या फायदा है ये किताब लिखने का जब ये फ्रीक्वेंसी खत्म ही होने वाली है और चुनिंदा लोग ही बचेंगे? ये समय रेखा कहां चली जाएगी तुम खुद सोचो। जब लोग ही चुनिंदा बचेंगे तो जो बाकी लोग अपने अपने कर्मों का योगदान दे रहे हैं इस पृथ्वी की समय रेखा पर, वो तो रुक ही जाएंगे। चुनिंदा लोग ही होंगे तो वो सबका काम कैसे करेंगे? यानी समय तो पीछे चल गया। फिर से मानव जाति बनेगी, फिर से समय के साथ दुनिया चलेगी, और फिर ये फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर क्वांटम कंप्यूटर का थॉट आएगा, और भी बाकी सारी चीजें होंगी। लेकिन ये सारी चीजें इस फ्रीक्वेंसी में आने के लिए सबको अपने परफेक्ट टाइम पर आना होगा, तभी ये रियलिटी फिर से एग्जिस्टेंस में आ पाएगी। सोचो, बिजली ही नहीं है तो क्वांटम कंप्यूटर कहां से पैदा हो जाएगा उस रियलिटी में? यानी हर एक इवेंट को अपने परफेक्ट टाइम पर होना पड़ेगा। पर फिर क्या होगा? अब फिर से सेम फ्रीक्वेंसी होगी जैसे अभी है। यानी अगर अभी की फ्रीक्वेंसी में कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से पृथ्वी को खत्म ही होना पड़ रहा है, तो फिर से जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी फिर से सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस हिसाब से बेचारा क्वांटम कंप्यूटर कभी आ ही नहीं पाएगा, और न ही इस समय रेखा पर फ्यूचर की कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी। समय अगर दोबारा इसी रेखा पर लौटेगा तो उसे इसी फ्रीक्वेंसी में ही आना होगा। सोचो जरा, जैसे आज का एआई जो अभी तुम्हारी रियलिटी का एक हिस्सा बन चुका है, तो आज का एआई जितना भी डेवलप हुआ है इस एग्जिस्टेंस पे, वो इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें उन लोगों का सही योगदान था और है। जो भी इस पृथ्वी की टाइमलाइन में आया उसने अपने कर्मों के योगदान से उस फ्रीक्वेंसी को वहां तक पहुंचाया। इस एआई को बनाने की जर्नी में अगर एक भी ऑर्डर, एक भी इंसान रॉन्ग पैदा होता तो आज पजल का वो हिस्सा मिसिंग होता, और आज की एग्जिस्टेंस में हमारे पास आज का एआई ना होता, और समय में हम उतना ही पीछे होते। यानी हर एक इंसान जो जन्म लेता है वो सही ऑर्डर में ही था और है। यानी जो अभी की रियलिटी है वो इसीलिए है क्योंकि सब कुछ अपने सही समय पर ही आया और अपने सही ऑर्डर में ही हुआ। तो जब लॉजिकली सब कुछ सही ही है इस समय रेखा पर, तो क्या हमारी अभी की फ्रीक्वेंसी ही गलत है? जो अभी फ्रीक्वेंसी है वो रियलिटी में होनी ही नहीं चाहिए थी क्या? पर अब तुम्हारे पास नजरिया तो है देखने का कि ब्रह्मांड की ये क्लॉक चल भी बिल्कुल सही रही है, तो गड़बड़ है कहाँ?
जब समय एक बार इतनी आगे आ चुका है तो वह पीछे क्यों जाएगा? वो अपनी चाल को शुरू से क्यों शुरू करेगा? और वो भी जो गलत है। समय तो हमेशा सीधा ही चलता है। तुम 10 साल के बाद 20 साल के होते हो, फिर 30, फिर 40। पीछे को तो नहीं चलते ना। पर इस दुनिया खत्म वाली विजन में समय एक लूप में ही फंस गया है। बार बार समय अभी की फ्रीक्वेंसी में आता है और फिर खत्म हो जाता है और फिर शुरू से स्टार्ट करता है। तो फिर फायदा क्या है? जब भी ये रियलिटी बनेगी फिर से कोलैप्स हो जाएगी। जब सब कुछ फिर से अपने इसी ऑर्डर में आ जाएगा, फिर से उतना ही पाप, उतना ही पुण्य होगा, फिर सब खत्म। मानो जैसे समय एक लूप में फंस गया हो। अब तुम सोच रहे होंगे, लॉजिकल बातों के बीच ये पाप और पुण्य की बात कहां से आ गई? पर मैंने ये बात इसलिए उठाई है क्योंकि कुछ लोग भविष्यवाणी में यह भी बोल रहे हैं, पृथ्वी पर पाप इतना बढ़ गया है कि अब तबाही निश्चित है। सब कुछ खत्म हो जाएगा और सिर्फ कुछ ही अच्छे लोग बचेंगे, वही जो चुनिंदा लोग कहलाएंगे। ये कलयुग है और विज्ञान तो समय के साथ आधुनिकता की तरफ बढ़ेगा ही। समय रीस्टार्ट होगा तो फिर से हम पहले आग जलाना सीखेंगे, फिर पहिया बनाना सीखेंगे, एंड सो ऑन। यानी जब भी यह रियलिटी दोबारा आएगी तो उसमें उतना ही पाप होगा और उतना ही पुण्य भी। अब चलो एक और रियलिटी मान लेते हैं जहां सभी अच्छे लोग ही होंगे पृथ्वी पर, इस फ्रीक्वेंसी के रिक्रिएट होने के बाद भी। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अभी की रियलिटी गलत है या फिर ये खत्म ही हो जाएगी। तो अभी की रियलिटी भी सही है। फिर ये लूप कैसा है जो बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, जैसे समय खुद ही उलझ गया हो इस चक्रव्यूह में। यानी हर बार मैं मल्टीवर्स में ये कहानी, ये किताब लिख रहा हूं और हर बार वो कल आ ही नहीं पा रहा। उससे पहले दुनिया खत्म हो रही है और मैं खत्म हो जाता हूं। ये तो बहुत अन्याय हो रहा है मेरे साथ इस दुनिया में। अगर हम लोगों की भविष्यवाणी माने तो मेरा क्या, यहाँ की हर एक चीज, हमारा एआई फ्यूचर में इवॉल्व हो ही नहीं पा रहा है। बार बार इंसान आता है, एआई को बनाता है और फिर वह निपट जाता है। और बचे कितने हैं? बस कुछ चुनिंदा लोग। फिर वो चुनिंदा लोग अपनी समय रेखा की फिर से शुरुआत करेंगे। जिंदा रहने के लिए सब्जी उगाएंगे या फिर एआई को बनाएंगे। ये तो अन्याय है। वैसे अन्याय तो होता है जब तुम किताब पढ़ के एक लाइक या कमेंट नहीं करते। पुण्य किया करो प्यार बांट के। भूल गए पाप बढ़ गया है दुनिया में, तुम्हें बचे रहना है कि नहीं? चलो बात अच्छे और बुरे की ही सही। पाप बढ़ रहा है या पुण्य? पर ये देख कौन रहा है? अगर ये हिसाब हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई तो देख ही रहा है ना। तभी तो जज होगा कि क्या ज्यादा है और क्या कम। चलो फिर पहले यही फाइंड आउट करते हैं, कौन है वो जो नजर रख रहा है इस पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी पर। अब इस इमोशनली साइड को भी डिकोड करते हैं। अब मैं पिछली वीडियो में बता चुका था, पृथ्वी पर आने के लिए तुम्हें ये ड्युअलिटी में आना पड़ता है। हमारी बॉडी जो इस प्रकृति की है, प्लस हमारी एनर्जी, हमारी कॉन्शियसनेस। जिंदा रहने के लिए अभी की रियलिटी में ये शरीर जरूरी है। ये शरीर प्रकृति ने ही दिया है ना। आज जितनी भी ह्यूमन बॉडी इवॉल्व हुई है उसका डिजाइन समय के हिसाब से प्रकृति ने ही बनाया है। इसलिए तुम आज ऐसे हो। तुम्हारे पास सेंस है फील करने के लिए, हाथ हैं काम करने के लिए, टांगे हैं चलने के लिए। और यहां प्रकृति से मेरा मतलब है इस ब्रह्मांड की क्लॉक से है। अब तुमने सुना होगा, एनर्जी कभी नहीं मरती, वो है ऊर्जा, हमारी कॉन्शियसनेस। पर हमारी एनर्जी को पैदा होने के लिए इस डुअलिटी में आने का मौका कौन दे रहा है? ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति। एनर्जी एक बिंदु भर थी अनंत ब्रह्मांड में, उसको शरीर किसने दिया? मां ने। तभी तुम आज जिंदा हो। ये डुअलिटी जब मिली तभी जीवन पनपा। और ये डुअलिटीज हमारी रियलिटी को शेप देती हैं, जैसे माता पिता, पुरुष प्रकृति, शिव शक्ति, यिन यांग, लागोस पैथोस, लाइट डार्क, सन मून, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, डार्क एनर्जी डार्क मैटर, वेव फॉर्म पार्टिकल फॉर्म। वैसे याद है मैंने स्टार्टिंग में कहा था तुम पर भी ये क्लॉक इफेक्ट डालती है। तुम इस ब्रह्मांड की क्लॉक से एंटेंगल्ड हो। याद है मैंने ये भी कहा था तुम जितना समझोगे उतना ही तुम्हें छोटा और पावरफुल महसूस होगा। ये तो अभी इतना ज्ञान जरूरी था तब ये बताया है। और ये अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, तुम अभी और भी डीपली एंटेंगल्ड हो इस ब्रह्मांड से। पर वो कभी किसी और किताब में बताऊंगा सही समय पर। ये तो बस अभी एक छोटा सा कनेक्शन दिखाया है मैंने, क्योंकि याद है ना
हम फाइंड आउट कर रहे थे कि ये पाप पुण्य देख कौन रहा है। तो अब थियोरेटिकल तौर पर हमें ये पता चल गया है, अगर कोई पाप पुण्य देख रहा है तो वो सिर्फ ये ब्रह्मांड ही हो सकता है। जिसने हमें पैदा किया उसी के पास ये पावर होगी ना। यानी हमें जज ये ब्रह्मांड कर रहा है इस क्लॉक में। और अब लोगों ने क्या कहा था, पाप बढ़ रहा है इसलिए दुनिया खत्म हो जाएगी किसी अपकमिंग ईयर में। पर एक मिनट, ये प्रकृति हमारी मदर है जो देख रही है कि मेरे ज्यादातर बच्चे पाप कर रहे हैं पृथ्वी पर, तो वो इनको समय के साथ समय रेखा से खत्म ही कर देगी क्या? और अपने चुनिंदा बच्चे जो अच्छे हैं उनको ही रखेगी बस इस पृथ्वी पर। मैंने तुम्हें लॉजिकली दिखाया समय की उलझन इस क्लॉक की, और इमोशनली देखा जाए तो भी ये गलत ही लगता है। मेरे हिसाब से कोई माँ ऐसा तो नहीं करेगी। माँ के लिए उसके सब बच्चे बराबर ही होते हैं। और याद है ना, यहाँ हम इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अनंत है। और आज हमारा विज्ञान किस चीज के पीछे भाग रहा है? ब्रह्मांड के अनंत गहरे रहस्य के पीछे, चाहे वो बड़े स्केल पर हो या क्वांटम स्केल पर। तभी तो मानव जाति एडवांस होगी ना, जितना हमें इस सिस्टम के मूल सिद्धांत पता चलेंगे। तो जो इतना अनंत है, जो ये सब कुछ चला रहा है, जिसके पीछे पूरी मानव जाति भाग रही है, अगर इस ब्रह्मांड के कुछ बच्चे ज्यादा पाप करने लग गए तो उनको खत्म कर देना, जो एक एक्सट्रीम स्टेप है, इसे तुम संख्या में सबसे लास्ट ही बोलोगे ना कि खत्म ही कर दो, द एंड। पर इस ब्रह्मांड के पास इतना अनंत ज्ञान है हर समय का, तो उसके पास क्या सिर्फ एक ही उपाय होगा पाप को ठीक करने का, या चलो पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी को ठीक करने का? तुम खुद सोचो, अगर पाप बढ़ भी गया है, एक माँ ये ब्रह्मांड और कुछ नहीं करेगी, सीधा एक्सट्रीम पर जाएगी और सब खत्म कर देती है, और समय फिर एक बार रीस्टार्ट होकर पीछे चल जाएगा। सच्चाई ये है, समय की अनेक पॉसिबिलिटीज होती हैं, और हर एक न्यू डिसीजन समय में एक न्यू ब्रांच बनाता है, और उससे फिर और अनेक संभावनाएं जन्म लेती हैं। आने वाले समय की पॉसिबिलिटी जिसको जैसी दिख रही है और जितनी दिख रही है वो वैसी बोल रहा है। ये किताब लिखकर मैं भी तो एक न्यू संभावना को क्रिएट कर रहा हूं आने वाले समय की। हो सकता है पृथ्वी पर कुछ बड़ा होने वाला हो, सब बोल रहे हैं तो, और मैंने भी अपने इस चैनल में यही कहा है कि पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी बदलने वाली है। बदलाव होगा पर बिना समय को पीछे करे, दुनिया खत्म हो जाएगी। एक बात के पीछे का भाव बदलने से उसका मतलब भी चेंज हो सकता है। क्या पता पृथ्वी पर कुछ बड़ा होने वाला हो जो खत्म होने की अलग परिभाषा हो। क्या पता पृथ्वी का समय ही बदलने वाला हो, पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी हाई होने वाली हो, दुनिया बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने वाली हो। पृथ्वी पर एक अलग समय रेखा आना भी तो पुराने कल के खत्म होने की ही एक परिभाषा होगी ना। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी तो तुम्हें आने वाला समय ही दिखा रहा हूं। और अगर पृथ्वी खत्म ही होने वाली है तो तुम्हें अपने अपने अंतिम समय में पता चल जाएगा कि नहीं, मैंने जो किताब में लिखा वो सब झूठ था और बाकी लोग सही बोल रहे थे कि दुनिया खत्म हो जाएगी। अपने विजन से दिखा रहा हूं, अपनी किताबों में समय की ये पॉसिबिलिटी भी सच हो सकती है। मैंने तुम्हें अब लॉजिकली साइड भी दिखा दी इस ब्रह्मांड की क्लॉक की, और इमोशनल साइड से भी। अब क्या सच होगा, समय की कौन सी पॉसिबिलिटी सच होगी, ये तुम खुद डिसाइड करो। मेरी बाकी किताब में भी तुम आने वाले कल की झलक देख सकते हो जैसे मैं देख रहा हूं, या फिर बेकार है भाई ये किताब और इस चैनल की हर बात, जब सब कुछ खत्म ही होना है और बचेंगे ही कुछ चुनिंदा लोग। फिर YouTube सर्वर कौन रन करेगा जब ऐसा ही होना है? पड़ी रहेगी ये किताब इस चैनल पर, YouTube के सर्वर पर। जब उस एग्जिस्टेंस में कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर मैं बोल रहा हूं, सब्जी उगाना सीखते हैं, खेती करना सीखते हैं, बेस्ट है भाई। तो अब तुम दुनिया खत्म होने वाली साइड हो या पृथ्वी की उस साइड जहां टाइमलाइन शिफ्ट होने वाली है? और समय इतना ही नहीं है जितना हमें समझ आता है या जितना इस किताब में बताया है। याद है स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था? ज्ञान अनंत था, है और रहेगा। तुम्हें यह जितना समझ आएगा उतना ही तुम छोटा पर पावरफुल महसूस करोगे, और यहाँ की हर किताब तुम्हें अलग ज्ञान देगी, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही बातें करते हैं ज्ञान और विज्ञान की। यह है कल्प एक्स, कल्पना से कल तक।